Hello, I'm here to assist with any inquiries about our latest AI technology. नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। मैं हूं आपकी होस्ट एवलिन। आज हम सीधे टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक सबसे रोमांचक कहानी में उतर रहे हैं। हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे एक और क्रांति चुपचाप शक्ल ले रही है। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमनॉइड रोबोट्स की। इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट्स बनाने की एक जबरदस्त वैश्विक दौड़ चल रही है। आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद है ये समझना कि ये दौड़ आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में हैं, कौन आगे निकल रहा है और सबसे जरूरी बात, ये रोबोट्स हमारे आने वाले कल को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबके दिमाग में एआई ही सबसे बड़ी कहानी है ना? हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज जनरेटर्स, यही सब चल रहा है। बिल्कुल, ये सब सुर्खियों में है। लेकिन जब हम सब एक तरफ देख रहे थे, कुछ अविश्वसनीय घटित हो रहा था, मतलब लगभग चुपके से। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में हो रही इस मूक क्रांति की। ये अचानक नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि रोबोट शब्द की ही कहानी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। सोचिए, ये चेक भाषा के शब्द रोबोटा से आया है, जिसका मतलब होता है बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती का काम। अच्छा, रोबोटा। हाँ, इसका पहली बार इस्तेमाल 1921 के एक नाटक RUR Rossum's Universal Robots में हुआ था। The term robot was coined by Czech writer Karel Čapek in his 1920 play RUR. असली काम करने वाले रोबोट बनने से दशकों पहले ये उस वक्त की कल्पना थी जो अब हकीकत बन रही है। सही बात है, कल्पना से हकीकत तक का सफर। और पहला वास्तविक इंडस्ट्रियल रोबोट, जिसे यूनिमेट कहा गया, वो 1950 के दशक में जॉर्ज सी डिवॉल ने बनाया था। यूनिमेट, हाँ सुना है मैंने। और इसे सबसे पहले कहाँ पर काम पर लगाया गया? जनरल मोटर्स की एक कार फैक्ट्री में। कार फैक्ट्री में तो ऑटोमेशन की शुरुआत। बिल्कुल, ये शुरुआती रोबोट आज के लिहाज से बहुत सीधे साधे थे। हाँ, सिंगल टास्क रोबोट। हाँ, इनका काम था बस एक ही चीज को बार बार करना, जैसे वेल्डिंग करना या भारी पुर्जे उठाना। लेकिन जरा आज का नजारा देखिए, रोबोटिक्स की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हम उन साधारण एक काम वाले रोबोट्स से बढ़कर आज के बेहद उन्नत मल्टी फंक्शनल मशीनों तक पहुंच गए हैं। हाँ। और इस जबरदस्त छलांग के पीछे का राज क्या है? वो है तेजी से आगे बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बिल्कुल। मशीन लर्निंग और सेंसर टेक्नोलॉजी का जादुई संगम। हाँ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना, ये वाकई इंजीनियरिंग और विज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्रों का एक जटिल मिश्रण है। हाँ, आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पुर्जों को जोड़ना नहीं है, ये एक तरह से कृत्रिम जीवन बनाने जैसा है। कृत्रिम जीवन, वाव। अगर हम इसकी संरचना को परत दर परत खोलें तो इसमें कई अहम हिस्से नजर आते हैं। सबसे पहले है इसका शरीर, बॉडी। शरीर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसे इंसानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के ढांचे की नकल करने के लिए बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया है। अच्छा, मतलब इंसानी ढांचे की नकल। हाँ, इसमें जोड़ होते हैं, हाथ पैर होते हैं, एक धड़ होता है। ये सब मिलकर इसे इंसानों की तरह हिलने डुलने और तरह तरह के काम करने की क्षमता देते हैं। ये सिर्फ हिलना डुलना नहीं, बल्कि एक विस्तृत रेंज की मूवमेंट, जैसे चलना, झुकना, चीजों को उठाना, ये सब संभव हो पाता है। अच्छा, इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्चुएटर्स और मटेरियल लगातार बेहतर हो रहे हैं ताकि ये ज्यादा मजबूत, हल्के और लचीले बन सकें। टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है मतलब? हाँ, लगातार। फिर आता है इसका ब्रेन, जो कि अनिवार्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ब्रेन यानी एआई। हाँ, यही एआई रोबोट को अपने आसपास के माहौल को समझने यानी परसेप्शन, फिर उसके आधार पर फैसले लेने यानी डिसीजन मेकिंग। फैसले लेना खुद से? हाँ, कुछ हद तक। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभवों से सीखने की ताकत देता है। सीखना भी? बिल्कुल। यहाँ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खास भूमिका निभाते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे रोबोट बिना हर स्थिति के लिए अलग से प्रोग्राम किए समय के साथ अपना प्रदर्शन खुद बेहतर कर सकता है। अरे वाह, मतलब वो खुद सीखता है। सोचिए, एक रोबोट जो किसी नए काम को करते हुए सीखता है कि उसे अगली बार और बेहतर कैसे करना है।
ये गेम चेंजर है। ये तो कमाल है। और जैसे हम इंसान अपनी इंद्रियों, आंख, कान, त्वचा पर निर्भर करते हैं दुनिया को समझने के लिए, हाँ, हमारी सेंसेस, वैसे ही रोबोट्स भी अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं। इनमें लगे होते हैं कैमरे दृष्टि के लिए, माइक्रोफोन सुनने के लिए, और कई तरह के सेंसर्स जैसे स्पर्श सेंसर, दबाव, प्रेशर सेंसर, तापमान, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इतने सारे सेंसर्स। हाँ, ये सब मिलकर रोबोट को जरूरी डेटा इकट्ठा करने में मदद करते हैं ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को समझ सके, नेविगेट कर सके, यानी रास्ता खोज सके। अच्छा, रास्ता भी खुद ढूंढ लेते हैं। हाँ, और चीजों और लोगों के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट कर सके। कल्पना कीजिए एक रोबोट जो महसूस कर सकता है कि उसने कितनी मजबूती से कोई चीज पकड़ी है ताकि वो उसे तोड़े नहीं। हाँ, ये तो जरूरी है। यह दिलचस्प बात यह है कि जब हम एआई और मशीन लर्निंग के इस संयोजन को रोबोट के शरीर और सेंसर के साथ जोड़ते हैं तो ये रोबोट को सिर्फ एक मशीन नहीं रहने देता। तो फिर क्या बनाता है? ये उसे एक तरह के व्यक्तित्व का आभास देता है, जिसे कुछ लोग शायद इसकी आत्मा या सोल कह सकते हैं। आत्मा रोबोट की? हाँ, मतलब पारंपरिक आध्यात्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि व्यवहार और बातचीत करने की क्षमता के संदर्भ में। अच्छा, व्यवहार। ये चीज रोबोट को इंसानों के साथ ज्यादा स्वाभाविक और आकर्षक तरीके से बातचीत करने में मदद करती है। सिंगापुर के नाडीन रोबोट। नाडीन सिंगापुर का? हाँ, ये एक सोशल रोबोट है जिसे खास तौर पर इंसानों से बातचीत करने के लिए बनाया गया है। वो लोगों का अभिवादन कर सकती है, आई कांटेक्ट बना सकती है, चेहरे पहचान सकती है। चेहरे पहचान सकती है? हाँ, और यहाँ तक कि पिछली बातचीत के कुछ अंश याद भी रख सकती है। कमाल है। मतलब वो याद रखती है कि क्या बात हुई थी? कुछ हद तक हाँ। ये सिर्फ काम करने वाला रोबोट नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार की नकल कर रहा है। ये दिखाता है कि सोशल रोबोटिक्स का क्षेत्र कितना आगे बढ़ गया है और भविष्य में ये रोबोट हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा सकते हैं। वाह, ये तो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। एक मशीन जो सिर्फ आदेश न माने बल्कि बातचीत को याद रखे, चेहरे पहचाने। ये भविष्य की झलक नहीं, ये आज की हकीकत बन रहा है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे इस रेस के मुख्य खिलाड़ियों तक लाता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, कंपटीशन। क्योंकि ये कोई एक देश या एक कंपनी की दौड़ नहीं है, ये एक वैश्विक मुकाबला है, एक ग्लोबल अखाड़ा। बिल्कुल। जहां दुनिया भर के कई देश और कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के इस नए फ्रंटियर पर अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगी हैं। ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं, ये प्रभाव की दौड़ भी है। हाँ, ये प्रभाव और भविष्य के बाजारों की दौड़ भी है। ये एक ग्लोबल शोडाउन है और मैदान में कई शक्तिशाली दावेदार हैं। कौन कौन है इसमें? कुछ प्रमुख खिलाड़ियों जो इस दौड़ की दिशा तय कर रहे हैं, जैसे जापान को लीजिए। जापान, हाँ, वो तो हमेशा से आगे रहे रोबोटिक्स में। बिल्कुल। जापान लंबे समय से रोबोटिक्स, खासकर इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में अग्रणी रहा है, लेकिन अब वो ह्यूमनॉइड्स में भी कमाल कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप टोक्यो के एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में जाते हैं और आपका स्वागत एक रोबोट रिसेप्शनिस्ट करती है जो लगभग इंसान जैसी दिखती और बात करती है। सच में इंसान जैसी? हाँ, काफी यथार्थवादी। ये दिखाता है कि जापान यथार्थवाद और सेवा क्षेत्र में ह्यूमनॉइड्स के इस्तेमाल पर कितना ध्यान दे रहा है। दिलचस्प है। सिंगापुर, जैसा हमने नडीन के उदाहरण में देखा, सोशल रोबोटिक्स में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। हाँ, नडीन। उनका फोकस ऐसे रोबोट बनाने पर है जो इंसानों के साथ सहजता से घुल मिल सकें, लोगों और उनकी भावनाओं को पहचान सकें। भावनाओं को भी? हाँ, कुछ हद तक फेशियल एक्सप्रेशन से। ये हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। चीन भी रोबोटिक्स की दुनिया में एक जबरदस्त उभरती हुई शक्ति है। चीन तो हर चीज में आगे बढ़ रहा है। हाँ, वो भारी निवेश कर रहे हैं और उन्होंने जिया जैसे प्रभावशाली ह्यूमनॉइड विकसित किए हैं। जिया वो अपने अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी दिखने और इंसानी बातचीत की नकल करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। चीन का लक्ष्य स्पष्ट है, वो रोबोटिक्स में वैश्विक नेता बनना चाहते हैं। मुकाबला कड़ा है, मतलब बहुत कड़ा। और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमेशा से इनोवेशन का गढ़ रहा है और यहाँ दुनिया की कुछ सबसे आगे की सोचने वाली रोबोटिक्स कंपनियां हैं। एक है हैंसन रोबोटिक्स। हैंसन सोफिया वाले? हाँ, बिल्कुल। जो वैसे तो हांगकांग में स्थित है, पर जिसके अमेरिका से मजबूत संबंध है। इन्होंने सोफिया को बनाया है, शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट। हाँ, जिसे नागरिकता भी मिली थी। वही, जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता भी दी थी।
सोफिया अपनी बातचीत करने की क्षमता और चेहरे के हाव भाव व्यक्त करने के लिए जानी जाती है। कमाल है सोफिया। फिर है बोस्टन डायनामिक्स। ओह, बोस्टन डायनामिक्स, उनके वीडियो तो वायरल होते हैं। हाँ वही, जो अपने अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले एटलस रोबोट के साथ रोबोट मोबिलिटी यानी चलने फिरने की क्षमता की सीमाओं को लगातार तोड़ रहा है। एटलस तो कमाल का है। एटलस को देखकर लगता है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आया है। ये दौड़ सकता है, कूद सकता है, पार्कोर कर सकता है और यहाँ तक कि बैकफ्लिप भी कर सकता है। बैकफ्लिप, एक रोबोट? हाँ, ये सब करतब नहीं है। ये दिखाता है कि रोबोट कितने गतिशील और सक्षम हो सकते हैं मुश्किल माहौल में काम करने के लिए। अविश्वसनीय। और अब इस दौड़ में एक नया लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी खिलाड़ी है, टेस्ला। टेस्ला, एलन मस्क वाले? वो भी रोबोट बना रहे हैं। वो अपने ऑप्टिमस प्रोजेक्ट के साथ मैदान में उतरे हैं। उनका लक्ष्य है एक सामान्य उद्देश्य वाला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना जो फैक्ट्रियों से लेकर घरों तक विभिन्न प्रकार के काम कर सके। ऑप्टिमस मतलब ये सबके लिए होगा? यही उनका लक्ष्य है। अगर टेस्ला सफल होता है तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बड़े पैमाने पर लाने में एक बड़ा कदम हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। स्रोत डेनमार्क का भी जिक्र करता है जहाँ जेमिनॉइड डीके बनाया गया है। जेमिनॉइड डीके, ये क्या है? ये एक डेनिश प्रोफेसर हेनरिक शार्फे का एंड्रॉइड जुड़वा है। जुड़वा मतलब प्रोफेसर जैसा ही दिखता है। हूबहू। इसे देखकर इंसान और मशीन के बीच का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रयोग सवाल खड़े करता है कि हमारी पहचान क्या है और इंसानी रिश्ते क्या हैं जब आपकी हूबहू नकल मौजूद हो। बाप रे, ये तो थोड़ा डरावना भी है। हाँ, कुछ नैतिक सवाल जरूर उठते हैं और जाहिर है ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। यूके, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे कई और देश और अनगिनत स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया लगी हुई है। हाँ, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में रिसर्च और डेवलपमेंट दुनिया भर में जोरों पर है। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और हर कुछ महीनों में कोई ना कोई नई सफलता सामने आती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये देश और कंपनियां सिर्फ रोबोट नहीं बना रही, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था, भविष्य के समाज की नींव रख रही हैं। हर नई सफलता हमें उस भविष्य के और करीब ले जा रही है जहां ह्यूमनॉइड रोबोट शायद हमारे जीवन का एक आम हिस्सा होंगे। ये सब सुनकर तो लगता है कि भविष्य वाकई बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। इतने सारे खिलाड़ी, इतनी जबरदस्त तकनीक, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, ये इतने उन्नत, इतने काबिल रोबोट्स आखिर करेंगे क्या? इनका असली इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या ये सिर्फ लैब में दिखाने के लिए या कॉन्फ्रेंस में वाहवाही लूटने के लिए बन रहे हैं, या इनका कोई ठोस मकसद है? ये बहुत वाजिब सवाल है और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इन्हें इंसानों के साथ मिलकर काम करने, हमारी मदद करने और हमारे जीवन को कई मायनों में बेहतर, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, तो मदद करने के लिए? हाँ। कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं ये? एक बड़ा क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर। सोचिए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। उन्हें रोजमर्रा के कामों में सहायता दे सकते हैं या अकेले रहने वाले लोगों के लिए साथी बन सकते हैं। कंपेनियनशिप, ये विकलांग लोगों की सहायता कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में ये चिकित्सा प्रक्रियाओं में नर्सों या डॉक्टरों की सहायता भी कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में? शायद सीधे ऑपरेशन नहीं, लेकिन प्रक्रियाओं में सहायता, खासकर दोहराए जाने वाले या शारीरिक रूप से थकाने वाले कामों में। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। फैक्ट्री और वेयरहाउस? हाँ, रोबोट पहले से ही फैक्ट्रियों का अहम हिस्सा हैं, लेकिन वो ज्यादातर स्थिर रहते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट उनसे एक कदम आगे हैं। कैसे? अपनी इंसानों जैसी बनावट और गतिशीलता के कारण वो ज्यादा जटिल और नाजुक काम कर सकते हैं जिनमें इंसानी निपुणता और लचीलेपन की जरूरत होती है। अच्छा, जो बारीक काम होते हैं। बिल्कुल। वेयरहाउस में ये सामान को अलमारियों से उठा सकते हैं, उन्हें पैक कर सकते हैं और इंसानों के साथ ज्यादा सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उसी माहौल के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिसमें इंसान काम करते हैं। कोवर्कर की तरह। हाँ, एक और बेहद महत्वपूर्ण उपयोग है खतरनाक वातावरण में। हाँ, ये आपने पहले भी जिक्र किया था। ऐसी जगहें जहां इंसानों का जाना जानलेवा या बहुत जोखिम भरा हो सकता है, जैसे किसी आपदा क्षेत्र में बचाव कार्य करना या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अंदर रखरखाव करना या गहरे समुद्र में खोज करना। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इन जगहों पर भेजा जा सकता है ताकि इंसानी जान को खतरे में डाले बिना जरूरी काम पूरे किए जा सकें। उनकी सहन शक्ति और खास सेंसर उन्हें इन मुश्किल हालात में काम करने लायक बनाते हैं। और आखिर में अंतरिक्ष अन्वेषण को मत भूलिए। स्पेस में रोबोट्स? हाँ, लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर, जैसे मंगल ग्रह की यात्रा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद कीमती सहायक साबित हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की मदद करेंगे? बिल्कुल। वो अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर
दोनों जगह रखरखाव और मरम्मत के काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों में मदद कर सकते हैं और इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों पर काम का बोझ कम कर सकते हैं और मिशन की सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। ये तो कमाल के उपयोग है। ये सब जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं है, ये वो दिशाएं हैं जिनमें तकनीक विकसित हो रही है। हाँ। और इनका असर हम सब के जीवन पर पड़ेगा। ये हमारे काम करने के तरीकों को बदल सकता है, नए तरह के रोजगार पैदा कर सकता है और शायद कुछ पुराने खत्म भी कर दे। हाँ, ये भी संभव है और हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं, ये समाज और इंसानियत के भविष्य से जुड़ा सवाल है। तो इस सब के बाद इस दौड़ की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर घर, हर दफ्तर में नजर आने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं। ये वैश्विक दौड़ अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। शुरुआती चरण में इतनी प्रगति के बाद भी? हाँ, हमने हाल के वर्षों में जो प्रगति देखी है वो वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां? कैसी चुनौतियां? जैसे कि सच्ची मानव जैसी बुद्धि, कॉमन सेंस और गहरी भावनात्मक समझ वाले रोबोट बनाना। हाँ, इमोशन समझना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। आज के रोबोट्स बहुत काबिल हैं, लेकिन वो अभी भी सीमित हैं। सवाल अब ये नहीं रह गया है कि क्या ह्यूमनॉइड रोबोट हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बनेंगे। ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि कब और कैसे बनेंगे। इनकी क्षमताएं और संभावित लाभ जबरदस्त हैं। हाँ, फायदे तो बहुत हैं। चाहे वो इंसानों को खतरनाक कामों से बचाना हो, बूढ़े होते समाज में देखभाल में मदद करना हो या उत्पादकता बढ़ाना हो, ये बदलाव लाने की अपार क्षमता रखते हैं। लेकिन हाँ, एक लेकिन तो होगा ही। लेकिन इसके साथ ही नैतिक और सामाजिक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमें अभी से सोचना शुरू करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम इन बढ़ती हुई बुद्धिमान मशीनों को अपने समाज में कैसे एकीकृत करेंगे? कैसे रहेंगे ये हमारे साथ? इनके अधिकार क्या होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो? इंसानी नौकरियों पर इनका क्या और कैसा असर पड़ेगा और हम उस बदलाव के लिए कैसे तैयारी करें? नौकरियों का सवाल तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। क्या हम ऐसे रोबोट बनाना चाहते हैं जो हमसे इतने मिलते जुलते हों कि फर्क करना मुश्किल हो जाए? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिन पर हमें एक समाज के तौर पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है। सही कहा। ये बातचीत सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा फाइनल टेक ये है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम रोबोटिक्स की इन अविश्वसनीय सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर इस पर एक खुली और व्यापक सार्वजनिक बातचीत करें। हाँ, एक पब्लिक डायलॉग, कि हम इन बुद्धिमान मशीनों के साथ किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। रोबोट आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो पक्का है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम ये तय करें कि वो हमारे जीवन में, हमारे समाज में क्या भूमिका निभाएंगे। क्या वो हमारे सहायक होंगे, हमारे साथी होंगे या कुछ और? चुनाव हमें करना है। इस पर आपके क्या विचार है? क्या आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आने से उत्साहित हैं या चिंतित? मुझे इंस्टाग्राम या एक्स पर बताएं, लिंक्स शो नोट्स में है। और अगर आपको हमारी ये गहरी चर्चाएं पसंद आती हैं, तो कृपया हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर फॉलो करना न भूलें और एक समीक्षा जरूर छोड़ें। इससे हमें शो को और बेहतर बनाने और आप तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था द डीप डाइव।